हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो मिस्टर भाटिया, तुम एक कच्ची गुजराती परिवार से आते हो, अगर आगे चल के बिजनेस करना चाहो तो हमारी एक बात ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से हमें एक नेशनल अवार्ड दिया गया। अपने ऑफिस में ले जाके मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि एमडी साहब की इच्छा थी, अंबानी साहब की इच्छा थी कि कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है। मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं दे सकते हो तो काम दीजिए, मुझे ये बताइए कि इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक रिलायंस को वापस लौटाकर अब तक करीब करीब 110 करोड़ का काम रिलायंस से हमें मिल चुका है। दोस्तों, इस जबरदस्त ऊर्जा के चलते शुरुआत में यह जरूर कहना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह ना बताओ, मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहां हैं, लेकिन तकलीफों को यह जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहां हैं। बचपन से जब जब तकलीफें आई, जब जब हर्डल्स आए, जब जब हताशा डिप्रेशन ने घेरा, मां जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उस वक्त उसने मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कही कि आप दुनिया को नहीं देख सकते, इसका मतलब यह नहीं कि यहां तकिए में मुंह डाल के रो। अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ हट के करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते एटलीस्ट वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। अब कुछ रिसर्च की बात भी बता दूं कि जब मां सर पर हाथ फेरती है ना दोस्तों, तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीबी सर पर हाथ फेरती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती रहेगी। मां के आशीर्वाद ही थे कि 10th के बाद विथ माय साइटेड फ्रेंड हमने टेंडम साइकिल बनाई, उसको एक ही पैर वो हैंडल संभालता, पीछे मैं पेडलिंग करता, और नागपुर महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस नागपुर हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, सिर्फ 16 साल की उम्र में, जिसको लिम्का बुक के साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिला। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के अभी बस आखिरी साल चल रहा था, और मां कैंसर, ब्लड कैंसर की लंबी बीमारी के चलते उसका निधन। जब तकलीफें आती है तो इकट्ठा आती है, इन सब परेशानियों के चलते डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज, उनको संभालना था। एमए की फर्स्ट क्लास की 2-2 डिग्रियां थी, लेकिन बिल्कुल तय था कि नौकरी नहीं करूंगा। बचपन से कुछ क्रिएटिविटी की चाह थी, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स भी हाथ लगी थी, और जब पता चला कि एनएबी इंडिया के कुछ पुनर्वसन केंद्र में यहाँ मुंबई में कैंडल सिखाई जाती, पहुंचा। जो संस्था ब्लाइंड वेलफेयर का दावा करती है, मुझे देखकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप तो टोटली हो, जिस कैंडल का आप उजाला भी नहीं समझ सकते उसको बनाओगे कैसे? आप तो मसाज सीखो, हट्टे कट्टे 6-6.25 फुट के इंसान हो, चलो मसाज ही सिखा दो। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब महाबलेश्वर लौटा, बैंकों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। मुझे सिर्फ 5000 रुपए चाहिए थे अपनी कैंडल इंडस्ट्री को सुराग करने के लिए, लेकिन उन दिनों कोई मुद्रा वगैरह स्कीम नहीं थी। बैंकों ने रिजेक्ट कर दिया मेरे प्रोजेक्ट को। मसाज करके 10, 20, 50 करके 5000 जोड़े, और उस 5000 रुपए में से एक सादी मोमबत्ती की डाई और 20 किलो से सनराइज कैंडल की नींव रखी। अब जब तक बेचू नहीं, काम आगे कैसे बढ़े? महाबलेश्वर की मार्केट में मेरा एक दोस्त जिसकी एक हाथ गाड़ी हुआ करती थी, वो दिन भर उस पर चाय बेचता, शाम को उससे 50 रुपए रोज पे हाथ गाड़ी लेकर उस पर दिन भर की बनाई हुई कैंडल मैंने बेचने की शुरुआत की। उस हैंड कार्ड पे अगर एक में वो काम जो मैंने अच्छा किया वो ये था कि हर कस्टमर को, जो भी सामने ग्राहक आए, उनको मैंने हृदय से जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो मिस्टर भाटिया, तुम एक कच्ची गुजराती परिवार से आते हो, अगर आगे चल के बिजनेस करना चाहो तो हमारी एक बात ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। आज कितने साल बीत गए, लेकिन आज तक मैं अपने प्रोफेसरों की बात समझ नहीं पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या,
किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे प्रकृति ने दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, दिल भले यहां लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। और जो ग्राहक जुड़े, जो मेरे ब्रांड एम्बेसडर बने, आज इन 25-27 सालों में पीढ़ी बदल गई, लेकिन आज भी वो कस्टमर आज भी सनराइज कैंडल के साथ जुड़े। सैकड़ों हजारों नए कस्टमर उन्होंने सनराइज कैंडल के लिए लाए। लेकिन उस हैंड कार्ड पे एक घटना ऐसी घटी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। नीता जी उन दिनों मुंबई से महाबलेश्वर एज ए टूरिस्ट आई थी। मुझे उस स्टॉल पे अकेला पाकर उन्होंने 18 दिन मुझे हेल्प की, और 19वें दिन शायद मेरी खूबसूरती की चलते उनके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। इस प्रस्ताव के पीछे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, एक एक शब्द मुझे याद है। भावेश, आपके पास आर्ट है, लेकिन आपको एक साथी, एक सपोर्ट की जरूरत है। इसके विपरीत मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, पैसों के सिवा कुछ नहीं, बस हम दोनों एक होते हैं। मुझे अब मेरी जिंदगी का मकसद मिल चुका है, हम मिलकर जो हमारे विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंड हैं उनके लिए कुछ काम करते हैं। मैं चाहता था कि वो अपने घर से 1 रुपया भी न लाए। मेरी इन भावनाओं को उन्होंने कदर की। महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में हमारी शादी संपन्न हुई, और तीसरे चौथे दिन से वापस हमने उस हाथगाड़ी पे काम शुरू किया। जिस मकसद के लिए हम जुड़े थे, तुरंत में ही हमने पहले 5 ब्लाइंड मित्र थे, उनको उस भिक्षा के काम से बाहर निकालते हुए 300 रुपये रोज और रहने खाने की सब व्यवस्था का वादा करते हुए सनराइज कैंडल से जोड़ा। ये ब्लाइंड लोगों का नेटवर्क इतना फास्ट होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। तब लगा कि ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि बेचने के लिए वो छोटी सी हाथगाड़ी थी, और यहाँ इतने सारे हाथ कैंडल्स की थप्पियां लग जाती थी। इतने सारे लोगों का गुजारा कैसे होगा। और उन्हीं दिनों मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। जो गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, उनको अक्सर ये बात सुननी पड़ती है कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे, लेकिन यहाँ दिल की गहराई से एक और बात आ रही थी। ये क्या बात हो गई, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दे। हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते। और इन विचारों ने जबरदस्त ऊर्जा दे दी। और उन्हीं दिनों रेडियो पे मैंने कलाम साहब का एक भाषण सुना था, और उसकी एक लाइन को मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न दिखते हुए जहां की और एक टेबल मिला, हमने हमारा शोरूम खड़ा करना शुरू किया। जहां एक कमरा मिला, हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी शुरू की। आजू बाजू के और जो हमारे ब्लाइंड मित्र अलग अलग राज्यों से जुड़ने लगे, हमने शिरडी से तिरुपति तक करीब 4,500 रिटेल काउंटर खोल दिए उनके लिए। वहीं की ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन को लेके वहां पे हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। जो अच्छा बोल लेते थे उनको मार्केटिंग के लिए डाला, बाकी रह गए वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन नेताजी चाहती थी कि कोई भी हमारी कंपनी में मालिक नौकर न हो, इसलिए डिजाइन इस तरह से किया गया कि जितना जो काम करेगा उसका उतना, जो जितना मार्केट करेगा बस उस तरह से उसको रिटर्न मिलेंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज 9,500 से ज्यादा मेरे ब्लाइंड मित्र 10,000 से लेके 45,000 रुपया महीना इनकम पाते हैं। दोस्तों, करीब 67 कंट्रीज में हम हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जो घर इन मेरे ब्लाइंड दोस्तों को संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेज के वे अपने घर संभालने लग गए। हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों ना दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, कोई अपॉर्चुनिटी संत आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। और ऐसा ही एक वाकया हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से हमें एक नेशनल अवार्ड दिया गया। अवार्ड के बाद अंबानी कपल तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट हमें मेकर चेंबर नरीमन पॉइंट ले गए। अपने ऑफिस में ले जाके मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि एमडी साहब की इच्छा थी, अंबानी साहब की इच्छा थी कि कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर। उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है। हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के गई थी कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, भाई ये पैसे रखो, बड़ी सी फैक्ट्री डालो, और पैसे चाहिए तो मांग लेना। रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है। पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, मैंने वो कवर उनको वापस दिया। मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं,
दे सकते हो तो काम दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सिस्टर कंसर्न, कितना गिफ्ट आर्टिकल आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, तो क्यों ना उसमें हमारी इन खुशबूदार कैंडल का आप उपयोग करते। पीछे कितने ही हाथों को इससे रोजगार जनरेट होता है। इन बातों से वो इतने खुश हुए कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर न्यू ईयर गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिलता है। यहाँ कितने इस सभागृह में बड़े बड़े एंटरप्रेनर, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि इससे बड़ी एंटरप्रेनरशिप की बात क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक रिलायंस को वापस लौटाकर अब तक करीब करीब 110 करोड़ का काम रिलायंस से हमें मिल चुका है। दोस्तों, कितने ही हजारों हाथों को इन ऑर्डर से रोजगार मिलता है। रिलायंस का परचेस ऑर्डर आया तो और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। बीच में हमने सुला वाइन नासिक के लिए 5 लाख से ज्यादा वाइनरी की हुबू बोतल बनाई थी। फार्मास्यूटिकल के बोतल्स के ट्रेडमार्क, सिंबल्स, हर चीज हमने मोम में ढालनी शुरू की। 2014 में हमने किंगफिशर के लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। दोस्तों, हुबू बियर जैसी मैं एक संभाल के लेके भी आया हूं आपके लिए, आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, इस तरह से 3.5 लाख बियर मग हमने बनाए थे किंगफिशर के लिए। जरा भी टेम्पटेशन लाने की जरूरत नहीं है, ये मोम का बना हुआ है और ये चिल्ड भी नहीं है। थैंक यू। लेकिन दोस्तों, रोज सुबह उठकर हम ईश्वर खुदा को बड़ा धन्यवाद कहते हैं कि विजय माल्या जी देश छोड़कर भागे, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए। दोस्तों, नहीं तो मैं यहां नहीं होता, अभी मैं इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता। दोस्तों, अब इन 25 सालों के बाद मैं बिल्कुल यह कह सकता हूं कि हम कैंडल नहीं बेचते दोस्तों, हम तो आइडियाज बेचते हैं। दोस्तों, बस जो है, बस कितनी करीब 250 से ज़्यादा मैनेजमेंट कॉलेज हमें केस स्टडी लेती है, हम पे रिसर्च करते हैं। उन सभी मैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना चाहते हो तो पहले मार्केट करना सीखो, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट बनाने का कोई हक नहीं है। उनके साथ बड़ी छोटी सी घटना भी मैं शेयर करता हूं। दोस्तों, आपके साथ जरूर वो बात मैं बताना चाहूँगा। हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज होता है, लेकिन हमारी कैंडल इंडस्ट्रीज का कोई वेस्टेज नहीं होता। लास्ट में झाड़ू मारकर भी जो चूरा बचता है सब रिसाइकलिंग में चला जाता है। पहले तो डाई वर्क, एम्बोस और कार्विंग वगैरह करके जो चूरा नीचे गिरता था उसको हम संभाल के रख देते थे, कुछ किलोज में ही जमा होता था। अलग अलग बारीक बारीक रेती नुमा चूरा, अलग अलग कलर का, फिर क्विंटल्स और जब टन्स में आके गोडाउनों में बीच में आने लगा, तब हम जाके और सभी यूनिट्स को हमने इकट्ठा किया और एक प्रोजेक्ट के चलते 2 महीना पूरी प्रोडक्शन लाइन बाकी की रुकवा के हमने उन चूरों को ढालने की कोशिश की कि इसमें से कुछ अच्छी कैंडल बना डालें। लेकिन पहले के इतने कलर थे कि बड़े भद्दे कलर आने लगे। हमने काफ़ी मेहनत करके लाल, पीले, नीले, हरे बहुत कलर उन चूरों में डाले, लेकिन कोई हमें उसमें सफलता नहीं मिली। अंत में जाके हमने उसमें काले कलर डाले और जब डाइज में से कैंडल निकली तो एकदम ग्रेनाइट ब्लैक। हमारे वॉलेंटियर ने कहा ये तो मार्केट में धूम मचा देगी। उनकी बातों में आके हमने बस जितना भी चूरा था सबको काली कैंडल में ढाला। पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन टीम ने अच्छे बॉक्स बना दिए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेचने के लिए। एक 20-25 दिन के बाद में जब सर्वे किया तो सर पर हाथ रख के बैठ गए, एक भी काली कैंडल नहीं बिकी थी। कारण जानने की कोशिश की तो सबने बताया कि इतनी खूबसूरत कलरफुल कैंडल, जो बेचने वाले हमारे ब्लाइंड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने पूरा डाटा हमें दिया मार्केट का, इतनी कलरफुल प्यारी कैंडल्स छोड़कर कोई काली कैंडल खरीदना भी नहीं चाहता। वो तो कहते कि काली कलर तो मतलब नेगेटिव का प्रतीक होता है, वो फेंक देते हैं, लेना ही नहीं चाहते, उसको हाथ लगाना भी नहीं चाहते। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। पहले चूरा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके ऊपर में इतना सारा लेबर, फ्यूल, लॉजिस्टिक वगैरह, पैकेजिंग, कितना कितना खर्चा आ गया। इसमें से कंपनी बाहर कैसे निकले? हमने वापस मीटिंगें ली, कॉन्फ्रेंस ली कि ये लाखों करोड़ रुपए का जो खर्चा हो गया उसमें से बाहर कैसे है। और काफ़ी सोच विचार के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक दिन मैं ऐसे ही शाम को मैं वर्कशॉप पे काम कर रहा था और रेडियो पे मैंने शोले पिक्चर का एक सीन चल रहा था, मैं सुन रहा था। शायद सलीम जावेद की कोई इंटरव्यू चल रही थी और उसमें वो जो संजीव कुमार थे वो कह रहे थे अमिताभ जी से और धर्मेंद्र सिंह के, मैंने आपको इसलिए जेल में से निकाला कि लोहा ही लोहा को काटता है। और मेरे दिमाग में उन दिनों काली कैंडल की बात चल रही थी और मुझे लगा ये काला मतलब ये शायद लोहा और ये काला, और शायद कुछ जरूर ये मुझे कुछ कहना चाहता है। और उस पर जब मैंने ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की और मुझे एक बड़ा जबरदस्त समीकरण हाथ में मिला, मैं भागा गाड़ी लेके, जो भी नियरेस्ट हमारे शोरूम थे, अच्छा बेचने वाले सभी हमारे ब्लाइंड मित्र, उनको मैंने साइट पे लिया
लिया और मैंने उनको कहा कि आप जब भी कस्टमर को आप कैंडल दो तो सबसे पहले काली कैंडल देना। उन्होंने कहा कितनी बार देके देखी, कोई लेना ही नहीं चाहता, फेंक देते हैं हमारे मुंह पे। मैंने कहा आप कैंडल देना और उनको बड़ी विनम्रता से ये जरूर कह देना कि तुम्हारे घर की, दुकान की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कैंडल जलाना जरूरी है। और इतना कहना था नहीं कि एक होड़ मच गई। वो कैंडल जो बनाई थी वो तो कब की खत्म हो गई। आज परिस्थिति यह है कि चूरा कब का खत्म हो जाता है, हमें सफेद मोम को काला करके ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, ये खरीदने वाले भी कोई आम किसान मजदूर नहीं होते, जितने हाई प्रोफाइल हैं वही बस इन नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़े हुए हैं दोस्तों, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई दोस्तों, आमिर खान जी खुद आए थे, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। 2014 में पहली बार राष्ट्रपति जी के हाथों अंध स्वयं रोजगार का पहला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और वहां से जब हम वापस लौटे, दूसरे दिन मैंने उन सभी महाबलेश्वर जाके उन स्ट्रीट हॉकर को ढूंढा जिन्होंने कभी बस मुझे परेशान करने के लिए मेरी हाथ गाड़ी फेंक दी थी। वो कहते थे तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा हथियार है, कहां ये बनाने बेचने के झंझट में पड़ते हो, किसी मंदिर के बाहर खड़ा कर देते हैं, चाहिए उतनी भिक्षा इकट्ठा करो और खुश रहो। लेकिन मैं उनको इग्नोर करके अपने काम पे लग जाता, तो बस मुझे सिर्फ वहां से हटाने के लिए उन्होंने मेरी हाथ गाड़ी फेंक दी थी। आप ही की तरह जो वहां पे जागृत टूरिस्ट घूमते वो इकट्ठा कर देते मेरे प्रोडक्ट को, मैं काम पे लग जाता। लेकिन जब हम दिल्ली से लौटे, दूसरे दिन ढेरों मिठाइयों के बॉक्स के साथ मैंने उस हर एक स्ट्रीट हॉकर को ढूंढा, उनको मिठाइयां दी, उनको गले मिला और मैंने उनसे इतना जरूर कहा कि तुमने मेरी हाथ गाड़ी फेंकी नहीं रही थी तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। दोस्तों 2016 में पहली बार बेस्ट एम्प्लॉयर का हमें नेशनल अवार्ड दिया गया। 58,000 नॉमिनेशन में से हमें बेस्ट एम्प्लॉयर का ये अवार्ड मिला। अभी 3 दिसंबर को तीसरा रोल मॉडल का अवार्ड मिला दोस्तों। लेकिन उस छोटी सी हाथ गाड़ी से यहां तक का जो सफर है उसमें मैं समझता हूं एक ही शब्द काम आया, वो था हार्डवर्क, मेहनत। मैं हर बार मेरे मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्ड वर्क के सामने हार्वर्ड की कई कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है दोस्तों। अब सही डिग्री का हार्ड वर्क मतलब क्या? ऐसा नहीं कि 4 बोतल वोडका उड़ेली और बस वो हले से मार रहे बोट को, और सुबह पता चला कि वो नाव की रस्सी खोलना ही भूल गए थे। तो ये हार्डवर्क का, ये मेहनत का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और इस हार्डवर्क, इस मेहनत पे मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है। कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी कल आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। उस 1988 की साइकिल टूर के बाद दोस्तों जिंदगी से स्पोर्ट्स करीब करीब निकल चुकी थी। जिस एज में मोस्टली स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं, उस 27-28 की उम्र में थोड़ा पगभर हुआ, मैंने वापस खेलना शुरू किया। जैसे ओलंपिक वैसे पैरा ओलंपिक, आप सब जानते हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट से शॉटपुट, डिस्कस, जेवलिन जो बचपन से मेरे बिल्कुल पसंदीदा खेल थे, मैंने वो खेलना शुरू किया दोस्तों। अब 2002 में मैं पहली बार स्टेट खेला, 2004 में पहली बार नेशनल, और अब तक दोस्तों मैं शॉटपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूं। 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स मेरे पास में है दोस्तों, 117 मेडल्स दोस्तों। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूं, अंडा भी नहीं खाता, लेकिन आज भी 49 की उम्र में दोस्तों 650 से 700 पुशअप्स यूं निकालता हूं। नेताजी कहती है मेरी धर्मपत्नी आप जिम तक नहीं आ सकते, जिम तो आप तक आ सकते। उसने कारखाने पे एक जिम लगा दी, पास में ही रेसिडेंस है, रोज सुबह 4 से 8 मुझे वहां पे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसके बिना नाश्ता नहीं मिलता दोस्तों। ये तो परेशानी है, लेकिन उसके विपरीत मेरा जो स्पेन का कोच था उसने शुरुआत में रोज मेल करके मेरी धर्मपत्नी से कहना शुरू किया कि बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन भावेश जी ने रोज 6 से 8 किलोमीटर दौड़ना भी चाहिए। यहाँ पसीना पसीना हो जाता, उसको तो सिर्फ मेल करना था, लेकिन नेताजी ने कहा कि हमें रोज ये रिपोर्ट्स भी भेजनी होती है साई को, तो ये तो करना ही पड़ेगा जैसे कोच कहता है। वो अपनी कार में बिठाकर मुझे महाबलेश्वर में एक बड़ा सा ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड, उस ग्राउंड पे ले गई।
उसने कहा एक 800 मीटर का करीब करीब राउंड है, बस यहाँ पे हम दौड़ की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा, उससे हाथ में हाथ बंद कर भागूंगा, लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की खोली, उसमें से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी निकाली। उसी दिन उसने कार को नया कैरियर भी लगाया था, उसको रस्सी बांधी, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो, और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैं भी बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया है मेरी धर्मपत्नी ने, लेकिन ये खुशी सिर्फ 7 दिन टिकी दोस्तों। 8वें दिन से समझ में आ गया कि कहीं तो भी कुछ गड़बड़ है, और उस दिन से आज तक मुझे अपनी धर्मपत्नी से बड़ा दबके रहना पड़ता है। ऐसे हर हस्बैंड को रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आज दिन भर में गलती से ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों। हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि की बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बस इस सुंदर दुनिया को अलविदा कहूं उसके पहले बस एक 25-50 हज़ारी से ही मेरे इन ब्लाइंड दोस्तों को उनके पैर पे खड़ा कर दूं, मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई। कोई सरकारी ग्रांट, मदद हम नहीं लेते, ये ट्रूली एक इंडस्ट्री है, लेकिन अब ये बिजनेस से ज्यादा एक यज्ञ है। और इस यज्ञ के लिए दोस्तों यहाँ कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, हर किसी ने यहाँ पे बड़ी संघर्ष किए तब जाके अपना अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है। अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा इन संघर्षों पे कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। हैरत में पड़ जाएंगे सब जब बेवक्त घर पहुंचूंगा, अरे उम्र ढल गई, कभी दिन में घर नहीं देखा। महबूब की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे, पत्थर समझता है मुझे मेरा हर चाहने वाला, मैं मोम हूं, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।